हम लोग का जो अब अगला चैप्टर है, ये अगला चैप्टर एक नया इकाई है और इसमें कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा हम लोग को। बहुत अच्छा चैप्टर ये है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस चैप्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास ये चैप्टर जो है उसका नाम है अनुवांशिकी तथा कौन सी विकास। हमारे पास यहाँ पे दो नया वर्ड हमारे सम्मुख आया है। एक वर्ड जो है वो है कौन सी अनुवांशिकी और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है विकास। जब इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझने का काम करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो अगर अनुवांशिकी का बात करें तो इसमें एक वर्ड हम लोग को पता है और वो वर्ड वंश है। कौन सी है? और वंश का मतलब यही है कि हमारा जो वंश होता है जिसके अंदर हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। एक पीढ़ी से किसके बारे में बात करते हैं? दूसरे पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जो ये बात होती है जिसको हम वंश के नाम से जानते हैं, इसके अंदर होता क्या है कि कुछ अणु जो होते हैं उस अणु का गतिमान होता है, उस अणु का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण होता है। और यही वो अणु होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाने के बाद वो अपना लक्षण को देने का काम करता है, लक्षण के बारे में बताने का काम करता है। यानी जैसे हम तुमको ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम ये बात जानते हैं कि इससे पहले जो पढ़े थे जनन, जिस जनन की क्रिया के द्वारा हम ये बात किए थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंश को बढ़ाने की क्रिया है। हम जो जनन के अंदर क्या पढ़े थे कि किसी भी जनन के अंदर एक संतति का अपने पेरेंट से जन्म होता है तो वो जनन कहलाता है। और उस जनन के दौरान हम ये जानते हैं कि उस पेरेंट्स का कुछ ना कुछ ऐसा अणु, कुछ ना कुछ ऐसा, या हम ये कहे तो हम ये जानते हैं कि बाप माँ का लक्षण एक बेटा या बेटी के अंदर हमें देखने को मिलता है, उस संतति के अंदर हमें देखने को मिलता है। समस्या ये है कि पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो लक्षण जो जाता है, या हम लोग को जो सामने में ये कहने के लिए मिलता है कि इस बाल बच्चा का जो लक्षण अपने माँ बाप की तरह दिख रहा है, तो वो लक्षण होता क्या है, वो लक्षण आता कैसे है, तो उसके लिए वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा उस अणु के बारे में। किसके बारे में? वो छोटे छोटे सा ऐसा चीज जो कि बाप माँ से उस बच्चा के अंदर आने का काम हुआ, स्थानांतरण होने का काम किया, जिससे कि वंश जो होता है उस वंश के अंदर वो गुण आते जाता रहता। इसी गुण के चलते, इसी अनुवांशिकी के चलते इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव जो है वो जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देने का काम करता है। जैसे कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को जन्म देता है, बकरी बकरी को जन्म देता है या बकरा को जन्म देता है, आदमी मनुष्य जो है वो मनुष्य जैसे जीव को जन्म देते हैं, सांप जो है वो सांप जैसे चीज को जन्म देते हैं। यानी उसके अंदर वो जन्म देने के लिए कुछ ऐसा लक्षण होता है, कुछ ऐसा गुण है, उस गुण के कारण वो अपने बच्चा को उसी टाइप से जन्म देने का कार्य करता है। वो इस अनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। इस अनुवांशिकी का अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे बुक के अंदर डिटेल से दिया हुआ है। जबकि अगर हम इसके बारे में बात करें, किसके बारे में? विकास के बारे में, तो विकास का मतलब क्या होता है कि हमारे इस पर्यावरण के अंदर जो समय के साथ बदलाव हो रहा है, हमारी ये जो चारों तरफ वातावरण के अंदर हम जानते हैं कि समय के साथ कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहा है, उसका असर जब उसके जीव के ऊपर पड़ता है तो उस जीव के ऊपर पड़ने के बाद उसके अंदर आने वाला जो बदलाव होता है वो बदलाव ही उसका क्या होता है? विकास कहलाता है। जैसे हम लोग जब जन्म लिए तो हमारे चारों तरफ जो है मोबाइल फोन से घिरा हुआ है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो जब देखता है कि उसका माँ उसका बाप जो है बचपन से तो सीख के नहीं आया वो, या पैदा लिया तो मोबाइल लेके तो आया नहीं है, वो आया यहाँ पर वो देखा कि मेरे मम्मी पापा जो है कुछ एक चीज हाथ में लेके टिप टाप कर रहा है। अब वही टिप टाप करने वाला चीज बच्चा अपना भी लेता है, वो देखता है कि हम भी इस पे टिपे, हम भी जैसे माँ ऐसे से घसका रही थी हम भी ऐसे से घसकाए।
और उसके अंदर जब वो बदलाव देखता है तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आ रहा है या उससे उसको खुशी मिलने लगता है। और धीरे धीरे जब उसके अंदर और ज्यादा यूज करता है तो उसको लगता है कि इसको टिपे तो इसमें इस टाइप से चीज आने लगा, तो फिर वो टिपना चाहता है। तो ये जो मन के अंदर एक जिज्ञासा होता है, मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है, ये हम लोग का एक प्राकृतिक नेचर है, अपना प्राकृतिक घटनाएं है जो कि सभी मनुष्य के अंदर होता है। और यही चीज उसको आगे लेते लेते जाते जाते मनुष्य का क्या बना देता है, सॉरी उस मोबाइल का उसका क्या बना देता है, वीर बना देता है। जितना हम नहीं जानते उससे ज्यादा वो जानने लगता है। यानी कहने का मतलब उसके अंदर ये गुण, जिस गुण के चलते वो किसी भी चीज को सीखने का प्रयत्न करता है और वो उसके सराउंडिंग में रहता है, उसके वातावरण में रहता है, तो वही चीज धीरे धीरे एक विकास का रूप होता है। जैसे हमारे दादा के जमाने में मोबाइल फोन या ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था जिसको वो यूज कर सकता था, लेकिन अभी हमारे पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी है जिसको हम आसानी से यूज करते हैं और उसका लत लग जाता है हम लोग का, हम उसके अंदर घुसते चले जाते हैं। तो वो जो चीज एक नई सीख है, समय के अंदर जो बदलाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बदल पा रहे हैं, वो जो सीख पा रहे हैं, ये चीज विकास होता है। ये चीज क्या होता है, क्या होता है, विकास। और ये विकास जो होता है हम लोग का एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे स्लोली लेकिन कंटिन्यूअस होने वाली एक प्रक्रिया है जो कि इस पृथ्वी पर हमेशा होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे एक बाबा है जिसका नाम होता कौन सी, मेंडल बाबा। उस मेंडल बाबा के बारे में, वाटसन के बारे में, क्रिक के बारे में, ऐसा और सारे वैज्ञानिक के बारे में हम बात करेंगे। और चलो हम इसके बारे में चैप्टर अध्याय 5 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। कौन सी, वंशागति, यानी वंश के अंदर वो अणु जो था उसका गति कैसे हो रहा है, और विविधता का मतलब हमारे इस पृथ्वी पे रहने वाले जो जीव है, उस पृथ्वी पे रहने वाले जीव के अंदर किस प्रकार से विभिन्नता है। कौन सी है, कौन सी है कि नहीं है? अरे हम लोग अपने में भिन्नते हैं कि नहीं, भिन्न है ना, वही भिन्नता विविधता का रूप है। वही भिन्नता किसका रूप है, किसका रूप है? तो हम इस दो चीज के बारे में, दोनों सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और जब इसके अंदर बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेंडल के वंशागति का नियम क्या है। दूसरा पढ़ेंगे एक जीन किस प्रकार से वंशागति में कार्य करते हैं। फिर पढ़ेंगे कि दो जीन कैसे ये कार्य करते हैं। तीसरा पढ़ेंगे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। चौथा, पांचवा पढ़ेंगे उत्परिवर्तन कैसे होता है। और छठा पढ़ेंगे कि ये जो और बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी, विकार, वो किस प्रकार से होता है। इतना चीज को मान ली इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो बोला गया कि ये, हालांकि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, बस ये जानते हैं कि बच्चा जन्म ले लिया वो काफी है, लेकिन बच्चा कैसे जन्माया जा रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं होता। तो पूछ दिया है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देते हैं, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? यह आम के बीज से आम के पौधा होता है और कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? यह क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। यही क्वेश्चन जब हमारे मन में आएगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे, और जब हम सोचेंगे उसके बारे में, तब जाके हमारा ब्रेन का क्या होगा, विकास होगा। उसके बारे में जानने की इच्छा, किस प्रकार से उसके अंदर क्रियाएं हो रही है, यही गुण विकास कहलाता है। तो बोला क्या गया है कि हम किसी भी जीव के अंदर से जो बच्चे का जन्म होता है, वो जन्म उसी टाइप से क्यों होता, किसी अन्य प्रकार का क्यों नहीं होता। और सोचने वाली बात है कि अगर मनुष्य गाय का जन्म देने लगता, गाय बकरी को जन्म देने लगता, तो इस पृथ्वी पर जीव को सेपरेट करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता। हम एक जीव का जो एक देखते हैं कि हमारा डीएनए, हमारा जो सारी चीजें, मनुष्य की जो सारी चीजें होती है वो मनुष्य की तरह होती है। सोच, विचार, आंख, मुंह, सारा कुछ होता है। हम ये जान पाते हैं कि मनुष्य का ये पूरा का पूरा एक चैन है, जानवर का पूरा चैन है, वो सारा का सारा चैन क्या हो जाता, खत्म हो जाता अगर
बकरी सांप को जन्म देता, सांप हाथी को जन्म देना स्टार्ट करता। तो आगे लिखा हुआ है कि माना की संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है। यानी क्या बोला, संतति में का मतलब संतान, कि वो संतान जो है अपने जनकों का मतलब माता पिता, माता पिता से क्या होता है, पर क्या वो उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होता है, मतलब पूर्ण रूप से क्या भिन्न होता है, नहीं होता। कैसे, हमारे पास 2 आंख होता है, माँ बाप के पास भी 2 आंख, हमारे पास नाक कान होता है, तो उसके पास भी वही चीज होता है। हमारा शरीर का संरचना हमारे जनक के शरीर के संरचना के बिल्कुल समान होते हैं, या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखाई देती है, लक्षण में भी भिन्नता दिखाई नहीं देता। वो भी हाथ से खाता है, हम भी हाथ से खाते हैं, वो भी पैर से चलने का काम करता है, हम भी पैर से चलने का काम करते हैं, वो आंख से देखने का काम करता है, हम भी आंख से देखने का काम करते हैं। ऐसी कोई भी भिन्नता हम लोग में दिखाई नहीं पड़ती है। और बताया जाता है कि क्या तुमने कभी ये आश्चर्य क्या है कि सोहदर का मतलब खुद का भाई कभी कभी एक जैसे दिखते हैं, या फिर कभी कभी अलग क्यों दिखते हैं? ऐसा कौन सा गुण इसके अंदर होता है जिसके कारण ये चीज हमें देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, और इन सभी का आंसर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता तब चलेगा जब इस चीज को जानने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, और चैप्टर पढ़ेंगे अनुवांशिकी वाला। किसका वाला? किसका वाला? तो कहते हैं कि जीव विज्ञान की वो शाखा अनुवांशिकी या अनुवांशिकी विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम उस चीज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और फिर बोला गया कि ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अनुवांशिकी के। किसके अकॉर्डिंग? इस शाखा में हम 2 चीज पढ़ते हैं, एक वंशागति और एक वंशागति, और यानी इस कौन सी? इस वंशागति अब प्लस कौन सी? इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के क्या बनता है? अनुवांशिकी। क्या बनता है? क्या बनता है? अनुवांशिकी। यानी अनुवांशिकी के अंदर हम 2 चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वंश के अंदर गति देखने को मिलता है, और दूसरा पढ़ेंगे कि उसके अंदर विविधता कैसे आती है। कौन सी? और एक पढ़ेंगे, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? क्या बनता है? अनुवांशिकी क्या को चीज से मिलकर बना? एक कौन सी और एक कौन सी? विविधता का मतलब हम तुमको क्या बोले हैं कि भिन्नता। कौन सी? सब कुछ समान रहते हुए भी हम लोग एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, ये चीज। और एक कि हम लोग में किस प्रकार से वंश के अंदर गति देखने को मिलता है, वंश के अंदर गति देखने को, और दूसरा कि उस वंश के गति मिलने पे भी हमारे अंदर कौन सी आता है? विविधता कैसे आता। और यही दोनों चीज को मिला के हम क्या बनते हैं? बात समझ में आया? आगे क्या बोला गया कि दोनों का अध्ययन होता है इस अनुवांशिकी के अंदर, अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होता है। वंशागति अनुवांशिकी का आधार है। क्या बोला गया कि वंशागति जो होता है वो किसका आधार है? यानी बिना वंशागति का अनुवांशिक नहीं होता। और बोला गया कि वंशागति का वो प्रक्रम जिसमें लक्षण जनक से कहाँ पे? संतति में आ जाते हैं, तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की क्या होती है? अवस्था। यानी अनुवांशिकी का अगर परिभाषा तुमसे पूछे, किसका? तो इस अनुवांशिकी का परिभाषा क्या है कि इस अनुवांशिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि वंशागति का वो प्रक्रम का मतलब इंग्लिश में बोले तो प्रोसेस। सोचिए, इसके अंदर होने वाली जो क्रियाएं है, तो वंशागति का वो प्रक्रम जिससे कौन चीज, यानी वंशागति के कारण ही
जनक से लक्षण जो आता है वो किस में आता है? संतति में। लक्षण जो आता है वो किस में आता है? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? वंशागति के कारण। क्या बोले हम तुमको कि लक्षण जो होता है कौन चीज? वो जनक से किस में आ रहा है? किसके कारण? जबकि संतति में आते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जनक और संतति के बीच में क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? ये दोनों चीज यानी लक्षणों की असमानता या समानता वाली अवस्था, यानी ये विविधता और वंशागति, ये दो चीज। वंशागति से क्या मिला? लक्षण। और विविधता से क्या मिला? जनक और बच्चा के अंदर समानता और समानता। बात को समझो, हम क्या बोले? विविधता से क्या मिला? जनक और संतति के बीच में। जनक और कौन चीज? क्या? जबकि वंशागति से क्या मिला? लक्षण। कौन सी मिला? क्लियर है? स्पष्ट है? और बोला क्या जा रहा है कि जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की यह अवस्था है। मानव को आगे लिखा हुआ है कि जब इसके बारे में हम बात करते हैं, देखो इस वर्ड के बारे में जब बात करते हैं तो बेटसन नामक एक वैज्ञानिक था। कौन? बेटसन। सबसे पहले इसके बारे में बात करने का काम किया, ये जो वर्ड देने का काम किया वो बेटसन के द्वारा ही आया है। और क्या बोला गया है कि जब हम इस पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो अभी तो हम जान लो कि हमारा इस पृथ्वी पे जीव जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? हम लोग के पास बहुत ज़्यादा जानकारी भी इसके बारे में मालूम है। अब भी हम इसके बारे में बहुत तहकीकात कर चुके हैं, लेकिन ये घटना अभी वाली घटनाएं नहीं है। बताया क्या जाता है कि मानव को लगभग 8,000 से लेके 10,000 वर्ष पूर्व, कौन चीज? 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, कौन चीज? पहले, यानी ईसा का जो पहले कैलेंडर चलता था उससे भी पहले बताया जाता था कि उससे पहले यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण जो है, यानी बच्चा के अंदर या संतति जनक से संतति के अंदर जो विविधता आती है, इसका मेन कारण कौन सी है? लैंगिक जनन। कौन सी है? कौन सी है? यानी लैंगिक जनन का मतलब नर और मादा दोनों क्या है? नर और मादा। लैंगिक जनन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि नर और मादा, और नर और मादा जब दोनों अलग अलग रहता है उसके बीच में जब जनन आता है होता है, तो इसी जनन के कारण संतति के अंदर विविधता आता है। संतति के अंदर इस बात का पता आज से 8,000 से 10,000 वर्ष पहले ही हो चुका था, और उसने पादपों और जंतुओं की प्राकृतिक में उपस्थित जीव विविधता का लाभ भी उठाया था। को अभी का बात हम नहीं बोले, ये कब से हो रहा है? उसी समय मनुष्य को ये पता था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन है। उसी समय उसको ये पता था कि किस प्रकार से घोड़ा और गधा के मिलने से खच्चर बनता है, और उस खच्चर से, घोड़ा से और गधा से बेहतर हम काम करवा सकते हैं। ये चीज उसको मालूम था। ये चीज उसको मालूम था कि किस प्रकार से जब हम एक बीज को किसी बेहतर बीज के साथ संकरण करवाएंगे तो हमें एक नया बीज मिलेगा, और नया बीज जो होगा वो पहले वाले बीज से बेहतर होगा। ये चीज उसको मालूम है, लेकिन कैसे होता है इस चीज का उसके पास कोई भी पता नहीं था, बस हो जाता था। उन लोग के पास इतना ही सिर्फ था। कैसे होता था उसको, उस सबको इससे मतलब, बस हो जाता था, वो जानता हुआ। और क्या बोल रहा है कि उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर, क्या बोला गया कि लाभदायक लक्षण वाले जीवों को चुनकर उनका क्या करवाया? क्या करवाया? जैसे मान लो कि वो सांड है, उस सांड के अंदर जो बच्चे जन्मदिन का स्पर्म है, वो जनरल वाला सामान्य सांड से बेहतर उसके अंदर शुक्राणु बनता है। और एक गाय है, उस गाय के अंदर अंडाणु बन रहा है, लेकिन वो एक समान अंडाणु है। जबकि उस शुक्राणु से बना देंगे तब जो बच्चा होगा वो बच्चा बहुत बेहतर होता है। ये चीज का अंदाजा उन लोग को
हो चुका था। वो ये जानता था कि किस प्रकार से बेहतर सांड से गाय को क्या करवाया जाए, प्रजनन करवाया जाए, ताकि आने वाला बच्चा जो है वो बच्चा बेहतर हो, हष्ट पुष्ट हो। अगर गाय बने तो बेहतर दुधारू गाय बने, बैल बने तो अच्छा खासा काम करे और उसके अंदर खाने की खपत क्या हो, कम हो। इस चीज का जानकारी उन लोग के पास भी था और इसलिए तो वो बोल रहा है कि उसका फायदा उठाया, लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित यानी अपने इच्छा के अकॉर्डिंग लक्षणों के जीव क्या किए। और उदाहरण एक दिया गया है कि पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन, कौन चयन, यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा, यानी अपने ढंग से उसका चयन किया और उनको पालतू बनाकर हमने जंगली वाला को, जो हमारे काम के लिए नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कृत्रिम चयन करवा के बच्चा जन्माए और वो हमारे आज भी आसपास है और आज हम उच्च भारतीय किस्मों से क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। जैसे कि पंजाब की कौन गाय अच्छा खासा दूध देता है, ये पंजाब का साहिवाल गाय, जो कि एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा, कृत्रिम चयन के द्वारा हम लोग अपने ढंग से बनाए हैं। हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत ही, इसलिए कि ये कभी अपने आप में घमंड मत करना कि हमारे बाप दादा परदादा के पास दिमाग नहीं था या हमारे पूर्वज के पास दिमाग नहीं था, ऐसा कभी मत सोचना। हमारे पूर्वज के पास, हमारे जो पहले के जो आदमी थे उसके पास हमसे भी ज्यादा दिमाग था, लेकिन हाँ वो कैसे था उसके बारे में उसको कोई पता नहीं था, क्योंकि उस समय भी ये बात वो जानते थे कि दोपहर कब होता है, दोपहर में क्या होता है, सुबह कैसे हो जाता है बिना घड़ी का, शाम कैसे हो जाता था, और उसके अकॉर्डिंग जब सारा कुछ मैच भी करवाया तो पता चला जो वैज्ञानिक का तथ्य है वो उस हमारे पूर्वज के तथ्य के लगभग क्या है, समान है। आज जो वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तरीका से पता करता है, वो उस समय में हमारे पूर्वज ऐसे ही अपने गुना भागा हाथ के जोर से कर देते थे। तो इसका मतलब उसके पास नॉलेज बखूबी था, और वही रीजन है कि आज जो वैज्ञानिक कर रहा है वो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जो है पहले से कर चुके थे, लेकिन हाँ उसके पास कोई भी वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं। वो कैसे हुआ था, उसके पास कोई जानकारी, बस हो जाता था उसी को अनुसरण करके सब करने लगता था, और जिसके द्वारा होता था उसको बड़ा बढ़िया इंसान बना देता था। जिसको आज हम लोग वैज्ञानिक मानते हैं उस समय में ऋषि मुनि बना देता था, ज्ञानी बना देता था। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है।